प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके कार्य क्या हैं, उपलब्धियां क्या हैं और ये कितना सफल रहा है, आज का टॉपिक यही। और आप देख रहे होंगे इसमें राष्ट्र संघ में अभी 90 से ज़्यादा देश हैं और दुनिया के लगभग हर देश, अगर आप मान के चलें कि जो स्वतंत्र देश हैं वो इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या है और आज दुनिया में क्या हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक हलचल सी मची, विश्व हिलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं शांति नहीं है। आप सोचिए कि इजराइल में हमास का हमला हुआ। हमास के हमले के समय इजराइल में सुबह के 3 बज रहे थे और जब हमला हुआ उस समय लोगों को यह भी नहीं पता कि उठेंगे कि नहीं उठेंगे और लोग मार दिए गए। और इजराइल ऐसा देश है जिसकी सुरक्षा एजेंसियां, मोसाद उसकी जो सुरक्षा एजेंसी है, मोसाद के बारे में यह है कि उसके बिना पत्ता भी पर नहीं मानता। ये स्थिति है उसकी। और आज कई दिन लगातार युद्ध के बाद अभी भी युद्ध लगातार चल रहा है। इजराइल की पूरी सेना गाजा पट्टी में अंदर घुस चुकी है। बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है दुनिया में। और इस पूरे घटना चक्र को अगर आप समझें तो इसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां क्या कर रही। ये मान लिया गया कि आतंकवादी हमला है, हमास आतंकवादी संगठन है और हमास इजराइल को हटाने के लिए लड़ रहा है। तो ये लगता है कि फिलिस्तीन, जो पूरी स्थिति थी, जो फिलिस्तीन का जो इलाका था वो छीन लिया गया है। और अगर आप देखें तो लगभग फिलिस्तीन का 89% का जो इलाका है उस पे इजराइल है। वो फिलिस्तीन का पहले से इलाका, लेकिन आज अपने ही देश में बेगाने हो गए। अभी समस्या क्या चल रही है, आतंकवादियों पे कार्रवाई हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं, पूरा विश्व इस पक्ष में, लेकिन सामान्य लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, इस पे बात थोड़ी भटक रही। सामान्य लोग बचे, उनको बचाया जाए, उसके लिए जितनी एजेंसी वैश्विक वो काम कर रही हैं, लेकिन क्या सफलता मिल पा रही है? सफलता का कितना हमें प्रूफ दिख रहा है? हम देख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है। विध्वंस विध्वंस विध्वंस। धर्म का भी एंगल है, अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। आज की चर्चा में संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर आप जानते हैं तो पहले विश्व युद्ध में राष्ट्र संघ की विफलता हुई है ना, राष्ट्र संघ बना और राष्ट्र संघ बहुत कुछ कर नहीं पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 1918 हुआ। फिर अगला विश्व युद्ध हुआ 20 साल के बाद 1939। दो महायुद्ध लड़ने के बाद दुनिया को समझ में आया कि एक ऐसा संस्थान चाहिए जो वैश्विक विवादों में शांति ला सके। कोई उलझन हो, कोई समस्या हो तो सबके बीच सबको बिठा के समस्या का समाधान ला सके। इसके लिए अगर आप देखोगे तो 1945 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। कब? 24 अक्टूबर 1945। अगर आप देखें 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। स्थापना हो गई। स्थापना के बाद अगर आप समझें क्यों किया गया ऐसा, एक इंटरनेशनल फोरम चाहिए था, एक मंच चाहिए था जहां वैश्विक समस्याएं आए तो समाधान निकाल। क्यों? क्योंकि हमेशा लड़ाइयां होंगी, एग्रेशन हमेशा होगा। मैं कहूंगा ये अच्छा है, तुम कहोगे ये अच्छा है, बाद में हम दोनों लड़ जाएंगे,
फिर हमारे पक्ष से आ जाएंगे 2 लोग, आपके पक्ष से 6 लोग आ जाएंगे, फिर लड़ाई बढ़ती चली जाएगी। ऐसे तो लड़ाई बढ़ती है। दुनिया में जितने भी विश्व युद्ध, इतिहास क्या बताता है? इतिहास बताता है कि जब भी आपने जिस समय विशेष में जो गलतियां की, उसका रिजल्ट क्या हुआ। और यहां आपको यही बात समझना पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो आवश्यकता इस बात की थी, जो उस समय की चुनौतियां थी तत्कालीन विश्व की, चाहे वो सुरक्षा की चुनौतियां हो, चाहे वो मानवता के विकास की चुनौती हो, अच्छा जीवन मानव को मिलना चाहिए उसकी चुनौती हो, या सामाजिक आर्थिक हर स्तर पे लोगों के विकास की बात। इसलिए इस संस्थान की स्थापना कराई गई। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, अगर आप देखें आगे चल के, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, वैश्विक नेता, जो चाह रहे थे कि ऐसा हो, और ऐसा हुआ। और अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयां हैं, उनको रोका जाए। और ये सारे काम कैसे हो सकते? जब तक राष्ट्रों के बीच में सहयोग ना आए। राष्ट्रों के बीच में सहयोग कैसे आएगा साहब? तो सहयोग हमेशा आता है विश्वास से। कैसे आता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट चाहिए। विश्वास नहीं होगा तो कोई किसी से बात ही नहीं करेगा। और इस विश्वास को बहाली, इसको ठीक करने के लिए, विश्वास को जो बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन की। और अगर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश दुनिया के ऐसे हैं जो यहां पे सुरक्षा परिषद, इन 5 देशों का दबदबा है। कौन 5 देश हैं बताइए? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कौन कौन? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को P5 भी कहते हैं। पूरी दुनिया की राजनीति के ये केंद्र हैं। कहीं देख लो, नॉर्थ में देख लो, साउथ में देख लो, ईस्ट में देख लो, वेस्ट में देख लो, ये 5 जो चाहते वही दुनिया में। अभी रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है, आप जानते हो। ठीक, रूस यूक्रेन के संघर्ष में पीछे से कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, है कि नहीं? रशिया अभी इकोनॉमिकल महाशक्ति नहीं है, आर्थिक महाशक्ति नहीं है, सामरिक महाशक्ति है। 1990 में अगर आप देखें, जब सोवियत संघ टूट गया, तब से रशिया अपनी वो मजबूत छवि प्राप्त नहीं कर पाया जो उसकी छवि हुआ करती थी। और जब नहीं प्राप्त कर पाया तो रशिया उसी छवि को प्राप्त करना चाहता। अब समझिए क्या चक्कर है। यूक्रेन बहुत दिन तक रशिया से लड़ ही नहीं सकता, उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं है, ना तो इकोनॉमिकल ना तो सामरिक आधार पे, लेकिन फिर भी लड़ रहा है। ये वेस्टर्न जो पश्चिमी देश है वो क्या चाहते? रशिया दिवालिया हो जाए और टूट। अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि रूस जो हमला हो रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, जो गाजा पट्टी पर, रूस ने कहा है ये गलत हो रहा है, मानवता के साथ गलत हो रहा है। एंगल समझिए। फिलिस्तीन के पक्ष में ईरान, कुवैत, ठीक है, ईरान, चाइना भी है। पश्चिम के देश सारे इजराइल के पक्ष में। हम भी फिलिस्तीन के पक्ष की बात करते हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल मौन हैं राष्ट्रीय हित। यहां मुद्दा ये है कि जो P5 हैं, इनके बीच में भी कॉम्प्लेक्स, इनके बीच में भी समझ।
अब संयुक्त राष्ट्र संघ को समझना है, अगर आपको यूनाइटेड नेशन को समझना है तो यूनाइटेड नेशन में इन 5 देशों का रोल समझना। और आज यूनाइटेड नेशन जितनी सफलता प्राप्त करना चाहिए था उसे, उसने प्राप्त नहीं की, क्योंकि इसके ऊपर पश्चिम के देशों का दबाव। और भारत अभी वर्तमान में, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो भारत इसी टाइप में स्थायी सदस्य, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ की आवाज हैं, हम वॉइस हैं ग्लोबल साउथ की। और दक्षिण दक्षिण सहयोग में हमने सबको, अगर आप देखें, अगर विश्व को ऐसे देख लें आप, तो ये जो नॉर्थ और ये जो साउथ है, नॉर्थ वाले देश सारे अमीर हैं, अगर आप अपने जो ग्लोब को देखें। साउथ वाले जितने हैं वो सारे कैसे हैं? गरीब हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के भी बहुत सारे देश। भारत क्या कह रहा है? भारत कह रहा है कि भाई दक्षिण दक्षिण सहयोग, ये सहयोग। अब यहां समझने की बात है कि आज क्या संयुक्त राष्ट्र संघ, इतने विकास 1945 में इसका जन्म हुआ, क्या आज उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है? आज वो अच्छा काम कर पा रहा है? मानवता धर्म से ऊपर है। धर्म मानव के लिए है, धर्म से मानव नहीं। इनको समझ, धर्म से मानव नहीं है। हम माने या ना माने, और ना माने तो गर्दन उतर जाएगी क्या? ना माने तो गर्दन उतर जाएगी। तो फिर तो समझना पड़ेगा यहां कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, उसमें सबसे बड़ी बातें क्या क्या है। अगला पॉइंट समझिए, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, चार्टर की महत्वपूर्ण बातें। पहली बात क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों के, हर मानव के मूल अधिकार और मानव की गरिमा को सुरक्षित। अभी आप समझेंगे अपने आप की मूल अधिकार और मानव की गरिमा को कितना सुरक्षित रखा जा रहा है। हर मानव के मूल अधिकार, और उसकी गरिमा को, सुरक्षित रखा जाए। हर मानव के, जब इसका निर्माण हुआ ये कहा गया हर मानव के अधिकार है। रूसो कहते हैं कि प्रकृति ने हमको स्वतंत्र पैदा किया है, लेकिन हमें हर जगह जंजीरों से बांध दिया। नेचर सबको मुक्त पैदा करता है, कोई बंधा हुआ नहीं है, लेकिन इंसान अपनी फरेबी से, चालबाजियों से दूसरे को बांध लाता है। चालबाजी इतनी है, होशियारी है, चालाकी है, देखने में चिकने लगते हैं लोग, अंदर से काले, किसके गोले नहीं, ये समझना हो। और क्या है? समानता के सिद्धांत, सभी राष्ट्र समानता के सिद्धांत को माने, सभी राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत को माना जाएगा। सभी राष्ट्रों की समानता का सिद्धांत क्या है भाई? सभी बराबर हैं, छोटा बड़ा नहीं है। आप जानते हैं क्या माना जा रहा है? क्या P5 मानते हैं क्या समान? आपने देखा होगा बहुत सारी बैठकों में विकसित देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, विकासशील वाले को धीरे से किनारे कर, थोड़ा किनारे हो, हल्का से पीछे हो। आपको मजाक लग रहा? आप देखो, जो मीटिंग्स देखो उठा के, जो बाइडेन आ जाए उसके बाद देखिए, चीन के राष्ट्रपति आ जाए तो देखिए, तो होता है। लेकिन क्या कह रहे हैं हम?
सभी राष्ट्रों के साथ समानता के सिद्धांत का भारत यही कह रहा है कि न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। हमारे साथ, अफ्रीका के देशों के साथ, लैटिन अमेरिका के देशों के साथ न्याय होना चाहिए। हम न्याय की बात करते हैं, वी वांट जस्टिस, ये चाहिए। और जस्टिस कैसे मिलेगा? जब हम अपनी आवाज उठा, इसीलिए G20 से आपने आवाज उठाई। ठीक, अभी आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं हम विश्वामित्र हैं। भारत क्या कह रहे हैं अपने आप को? हम विश्वामित्र हैं। हमारा कोई शत्रु ही नहीं, हम सबके मित्र हैं। अभी हम जो विश्व गुरु भी थे, हैं भी, और विश्वामित्र भी हैं। ये भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये सारे सब यूज वर्ड्स हैं। और क्या है, ये भी कहा गया कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पर उसकी स्वतंत्रता, उसकी अखंडता, उसकी संप्रभुता को समाप्त करने का प्रयास नहीं कर, और कोई भी राष्ट्र ऐसे काम में किसी राष्ट्र की सहायता नहीं करे। मतलब अगर कोई देश किसी की संप्रभुता को छीनने का प्रयास करता है, अखंडता को नुकसान करने का प्रयास करता है, तो कोई भी दूसरा राष्ट्र उसकी सहायता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ इस पे अपनी नजर बना के रखेगा, इसे दूर करेगा। कहीं तो कुछ हो, अच्छे कुछ ख्याल अच्छे हैं, गालिब दिल बहला, कुछ ख्याल अच्छे हैं, अच्छे हैं, ये सारे विचार बहुत अच्छे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि यूनाइटेड नेशन किसी के भी आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। यूनाइटेड नेशन किसी देश के, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। ये सारी बातें बन, ठीक है। अब अगर आप ये समझें कि इसका उद्देश्य, ये सारी बातें इसने अपने चार्टर में कही है। चार्टर की बात समझ में आ गई? एम क्या है इसका? गोल, गोल क्या है इसका? पहला, अंतरराष्ट्रीय शांति। पहला गोल क्या है भाई? इंटरनेशनल पीस। हम लाएंगे पीस। आती कहां से शांति? अमेरिका से। लेकिन अभी शांति तो खुद ही वहां पे गई है शांति में, तो कहां से शांति आएगी? अंतरराष्ट्रीय शांति। और क्या है? सुरक्षा को बनाए, ऐसा माहौल रखेंगे जहां सब सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षित माहौल बनाएंगे, सुरक्षित वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहां सबको फील हो सिक्योरिटी। यहां ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है कि 10 लाख लोग भागे पड़े हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कब बम कहां से गिरेगा और कहां मर जाएंगे। सुरक्षित वातावरण और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार से जो झगड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय झगड़े हैं, उनका निपटारा हो। मतलब अंतरराष्ट्रीय जो झगड़े हो, लड़ाइयां हो, उनको अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को समाप्त कराना। अरे भाई, अब कब उतरेंगे? आज आप सोचिए कि आप संयोग से इजराइल या फिलिस्तीन में पैदा होते तो अभी आपकी क्या स्थिति? दहशत में मर गए होते। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पे भी ऐसा हो सकता है। आपके देश में बहुत सारे दंगे हुए, इस देश ने बहुत कुछ देखा है। आजादी के समय भी बहुत बड़ा दुख उठाया है, लाखों लोग विस्थापित हुए, मार दिए गए, बहुत सारी चीजें ऐसी
ऐसी चीजें आपके सामने आएगी कि मानव मानव के लिए इतना बर्बर हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे मर गए। मानवता शर्मसार है। मानवता को शेम आनी चाहिए कि मानवता क्या चीज है। मानवता के नाम पे सब हो रहा है। मानव के अधिकार सुरक्षित रखेंगे, उसको गरिमा देंगे, जीवन जीने की एक मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, शिक्षा भी मिलनी चाहिए। अरे जिएंगे ही नहीं तो मिल के क्या करेगा? मिलेगा क्या? ये समझना पड़ेगा। समानता और स्वतंत्रता के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बना। और क्या है? समानता और स्वतंत्रता के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। क्या समझ पा रहे हो आप? समानता और स्वतंत्रता के आधार पर, इक्वलिटी और स्वतंत्रता के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण। अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, और शक्ति की करो मौलिक कल्पना, तभी होगी कल्पना। और यहां यही बात रखी जाए। अब समझना पड़ेगा कि संस्थान यूनाइटेड नेशन जब बना तो उसने ये सारे उद्देश्य, इसने कहा विश्व में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव कल्याण के लिए हम सारे कार्य, मतलब हम ऐसा एनवायरमेंट, वैश्विक एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे जहां लोगों का आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, कल्चरल उसका डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। और ये जब सहयोग होगा तब जाके वास्तव में विकास हो पाए। और यहां पे ये बात रखी गई इसके द्वारा। क्या क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो आज वर्तमान की इस दुनिया में, वर्तमान समय में दुनिया कैसी है? अभी कैसी दुनिया है? एक ध्रुवी विश्व हो। एक ध्रुवी विश्व। एक ध्रुवी विश्व का मतलब क्या होता है? बताइए। यूनिपोलर, है ना? यूनिपोलर। यूनिपोलर में एक बात होती है कि अगर एक आदमी ही महान हो गया तो कहेगा तुम सब पागल हो, डंडा मार, डंडा डंडा, मतलब गुस्सा ही आ गई तो। और ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के पास क्या समस्या? आज दुनिया कैसी? एक ध्रुवी। कैसी? इसमें से विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर है, और पहले दो महाशक्तियां, है ना, यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन आप जानते हैं कि 1990 में दो विचारधाराएं आपस में टकराई। एक तरफ था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, पूंजीवाद, और एक तरफ था समाजवाद, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। पूंजीवाद के लिए समाजवाद खतरा था, समाजवाद के लिए पूंजीवाद खतरा था। दोनों विचारधाराएं टकराई और यहीं से निकल के आया शीत कोल्ड वॉर। और आप देखेंगे 1945 टू 1990 तक कोल्ड वॉर चला। लड़े नहीं, दिमाग में लड़े केवल, लड़े नहीं। लड़ गए होते तो काम खत्म ही हो गया तो उसी समय दुनिया, दिमाग में लड़ते रहे तो केंद्र खड़े हो गए दुनिया। सोवियत संघ का जो केंद्र था उसका नाम बना था वार्सा पैक्ट। क्या था? वार्सा पैक्ट। ऐसे देश जो इसकी विचारधारा में शामिल थे, समर्थन करते थे, वो वार्सा पैक्ट में। और ऐसे देश
जो यूएसए की विचारधारा में थे उनके लिए एक संगठन बना नाटो। नाटो आज भी चल रहा है, वार्सा खत्म हो चुका। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब समझिए ये विचारधारा, अब यही बात कही जा रही, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या है, उसके सामने चुनौती। आज दुनिया कैसी, एक ध्रुवी, इसमें संयुक्त राष्ट्र के सामने सामने चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या चैलेंज है। आपने देख लिया, कहानी पीछे है। नाटो देश अभी भी हैं। नाटो देशों का होना इस बात का संकेत है कि दुनिया में कभी भी लड़ाई होगी तो नाटो देश लगभग 31 देश है, 31, पहले 30 थे अब 31 हो गए। 31 देशों का एक समूह एक साथ हमला कर देगा किसी भी देश पर। समझ में आ रहा क्या होगा फिर? दुनिया त्राहिमाम कर जाएगी कि माफी दे दो, गलती हो गई, क्योंकि ये दुनिया के विकसित देश है, सारे हथियार इनके पास है, सारी टेक्नोलॉजी इनके पास है, कोहराम मच जाएगा। ये तो पिक्चर बाकी है, अभी तो आप लोग को ही बहुत कुछ देखना है जीवन में। जिस हिसाब से एग्रेशन है, जिस हिसाब से धर्म, जिस हिसाब से सब चीज का तड़का लग रहा है, हर आदमी एकदम पागल हो गया, अच्छा मारो। इसी से तो मामला खराब हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि क्या चक्कर है, क्या समस्या। समस्या यही है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ क्या अमेरिका के प्रभुत्व के खिलाफ एक संतुलनकारी भूमिका निभा पाएगा? पहली बात तो ये है, यूएसए के खिलाफ संतुलनकारी भूमिका मतलब इसको बैलेंस कर पाएगा क्या? इसका रोल, इसको रोकने का है क्या? मुख्यालय वहीं है यूनाइटेड नेशन का, और रक्षा मंत्री वहीं चले गया इजराइल। रोक लेते वहीं पे, कह देते यार कुछ तो शर्म होनी चाहिए। देखिए यहां समर्थन आतंकवादी जो घटनाएं हैं या आतंकवाद का नहीं है, लेकिन मानवता के साथ तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। फिलिस्तीन का हर व्यक्ति आतंकवादी नहीं, ये समझना होगा। और अगर इस तरह की नीति समझी नहीं जाएगी, इस बात को नहीं समझा जाएगा, तो अपार मानवता की क्षति हो जाएगी। ये तो वही वाली घटना हो गई हमारे छात्रावास की कि नए नए बच्चे आए थे, पुराने लोगों ने घटना किया और वो जो घटना करके निकल गए, नए बच्चे पकड़ लिए गए, नैनी जेल में बिठा दिए गए। उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन नैनी जेल में ठप्पा लग गए हाथ पे कि ये कैदी हैं। ये तो वही बात हुई, घटना कोई और दे अंजाम, फल कोई और भोगे, ये नहीं होना। समझ काम करनी चाहिए। दूसरी बात, क्या यह संगठन विश्व के साथ अपना संवाद अमेरिका के साथ, अमेरिका को लेकर विश्व के जो देश है उनके साथ जो बराबरी पे संवाद करवा पाएगा? ये भी समझ। अमेरिका अलग ही उसमें रहता है, सेशन में सबसे ज्यादा पैसा देता है यूनाइटेड नेशन। पैसा जो देगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। हम पैसा दे, हमारी बात ही नहीं सुनोगे, अगले दिन बाहर। नहीं तो पैसा ही नहीं देंगे, चलेगा कैसे यूनाइटेड नेशन? भाई मान लीजिए कि आपने हमको ही तलब करना शुरू कर दिया कि आपकी एग्रेशन वाली नीतियां हैं, कहते ठीक कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिलेगा यूनाइटेड नेशन, और जो देश हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। ये समस्या। इसके अलावा पूरा मूल्यांकन करके देखें तो हमें लगता नहीं है कि सक्षम है जो यूनाइटेड नेशन की अमेरिका पे कंट्रोल कर पाए। अमेरिका वो घोड़ा है अरबी, ये तो दौड़ रहा है अभी, जिसपे ऊपर जो है कोई जॉकी है नहीं। नकेल लगाने की क्षमता वो भी यूनाइटेड नेशन में तो नहीं कि वो एक बार रोक सके।
अमेरिका की जो शक्ति का बोलबाला है, दुनिया के हर महासागर में उसके जंगी बेड़े घूमते रहते हैं। दिखता सॉफ्ट है, उतना है हार्ड भी, ये समझना पड़े। और लेकिन ठीक है, हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन प्रयास करता रहेगा, लगातार अनवरत प्रयास, और एक नहीं एक दिन अमेरिका को समझा पाए, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो क्या इसका महत्व नहीं है? महत्व है, लेकिन थोड़ा सहयोग मिलना चाहिए। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया एक दूसरे से लिंक है। संयुक्त राष्ट्र संघ पारस्परिक निर्भरता की बात करता है। पारस्परिक निर्भरता ये क्या है? हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर जो डिपेंड हैं। एक के बिना जो दूसरे का काम नहीं चलेगा। और इसे बढ़ाने में, इस चीज को और आगे लेकर जाने में यूनाइटेड नेशन का रोल, पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट करने का काम यूनाइटेड नेशन। मतलब अगर आप ऐसे समझें कि जो यूनाइटेड नेशन है वो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकता है। ये जो इतने सारे आपको जो झंडे दिखाई दे रहे हैं, ये झंडे एक साथ, इसका मतलब कि हम एक साथ रह सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है। क्या यह संभव नहीं हो सकता? जीने के लिए लड़ना ही जरूरी है। क्या जो जो डार्विन का सिद्धांत ही चलेगा कि योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग्य है वही जिएगा? अरे तो मानवता ध्वस्त हो जाएगी, सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। वैसे ही आप देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ग्लेशियर वैसे ही पिघल रहे हैं, डेली पेपर में आ रहा है। जो समुद्र के किनारे जो देश हैं, जो शहर हैं, वैसे ही डूब जाएंगे, क्योंकि इंसान तो मानेगा नहीं। इंसान मानेगा क्या? लालची है ना इंसान, लालच। तो ये चीज भी आपको दिखाई देगी। अब भारत की भूमिका क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ? भारत की भूमिका क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ? भारत की भूमिका, भारत की भूमिका अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन में क्या है भारत की? भारत जब ये बना था तो आजाद नहीं था, फिर भी भारत वहां गया था। हम अंग्रेजों के कॉलोनी थे, लेकिन फिर भी हम जो सैन फ्रांसिस्को में गए और जो सम्मेलन हुआ जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ बना 1945 में, वहां भारत उपस्थित। उपनिवेश थे लेकिन फिर भी गए थे। इसके अलावा जब 47 में हम आजाद हुए तो हमने इसके सदस्य के रूप में, अगर आप कहें, एक जो स्वतंत्र सदस्य के रूप में हम शामिल हुए। और हमारी विदेश नीति का जो गूढ़ वाक्य है, जो मुख्य थीम है, वो यही है, विश्व में। हमेशा भारत कहता है कि ये युद्ध, लड़ाई, नरसंहार से कुछ नहीं हासिल हो। दुनिया के जितने भी वॉर लड़े गए हैं, उन वॉर को लड़ने वाले के बाद जो जीता है वो भी रोया है, और जो हारा है वो तो रो रहा ही है। जो जीत गया वो थोड़े समय तो मान लो हंस सकता है, लेकिन रोएगा वो भी। क्यों? क्योंकि अगर तुम याद करो कलिंग वॉर, कलिंग वॉर जो कलिंगा का वॉर था, जहां अशोक लड़ा 261 BC में, वहां पर आप देखोगे तो यही बात रही। लड़ने के बाद अशोक को यह महसूस हुआ कि 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को मार दिया, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मैं गिरफ्तार करके लेके। छोटा सा लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा मैं अभी लड़ने के लिए तैयार।
ये है जीजीबी। लड़ने वाले तो लड़ेंगे ही, क्योंकि अस्मिता से सबको प्रेम है, सम्मान सबको चाहिए। तो यहां समझना पड़ेगा कि भारत क्या चाहता है। भारत चाहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका यही है कि हम विश्व में शांति और सुरक्षा की बात करते हैं। क्या चाहते हैं? विश्व में शांति आए एवं सुरक्षा का माहौल बने। है का माहौल ना हो, सुरक्षा का माहौल बने। ये हमने यूनाइटेड नेशन के मंच पे बार बार अपनी बातें, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। ये हमारा अपना स्टैंड है इस मामले, हम ये चाहते हैं। इसके अलावा भारत हमेशा कहता है रंग भेद, जाति भेद, नस्ल भेद, आर्थिक शोषण, उपनिवेशवाद, नौ उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, सबका विरोध। कोई भी समस्या हो, कहीं पे भी नस्ल भेद हो रहा हो, नौ साम्राज्यवाद हो, नौ उपनिवेशवाद हो, भारत सबका विरोध कर। नस्ल भेद है ना, तो जाति भेद, नौ उपनिवेशवाद। नौ उपनिवेशवाद क्या है? आज के समय जो विकसित देश, जो विकासशील देशों को जो सस्ती दरों पे ऋण देके उनको ऋण जाल में फंसा ले रहे हैं, उनके पूरे इकोनॉमिकल सिस्टम को कंट्रोल कर ले रहे हैं, उसको कहते हैं न्यू कॉलोनिज्म। जैसा अभी चीन ने श्रीलंका में किया, जैसा अफ्रीका में हुआ, जैसा अलग अलग देशों में होता है, इसको कहते हैं नौ उपनिवेश। ये चीज समझ में आएगी। और क्या समझ में आएगा? इसके अलावा भारत और क्या कहता है? भारत कहता है विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए जो कुछ भी प्रयास हो सकेंगे, भारत हर तरह से उसमें तैयार है। मतलब शांति और सुरक्षा के लिए जो भी वैश्विक प्रयास होंगे, जैसे यूनाइटेड नेशन को लगे कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में दखल देना चाहिए या जाना चाहिए, तो भारत उसमें शामिल होगा वैश्विक प्रयासों में। वैश्विक शांति के प्रयासों को हम सफल करने का प्रयास करेंगे, ये बात भी हमने रखी। इसके अलावा भारत उन सभी एक्टिविटी में शामिल होगा जहां अलग, अगर आप देखें तो जो विश्व के मानव हैं उनकी उन्नति हो, उनके यहाँ जो शांति आए, समृद्धि आए, जो भी प्रयास, वैश्विक प्रयास होंगे जहां लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उस भारत शामिल। मतलब भारत उन वैश्विक प्रयासों में शामिल होगा, वैश्विक प्रयासों में शामिल होगा जिससे लोगों के जीवन में उन्नति आए, जिससे लोगों के जीवन में उन्नति, भारत उसमें शामिल। ठीक है, ये तो भारत की कुछ भूमिका रही। इसके अलावा क्या लगता है आपको, ये संस्थान जो सफल है कि असफल? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सफल है कि असफल है? असफल। असफलताओं के कारण क्या? यूनाइटेड नेशन क्या असफल है? क्वेश्चन मार्क। यूएन क्या असफल है? और असफल है तो क्यों, कैसे, क्या कारण है? इसको जितनी जिम्मेदारी दी गई है अभी तक, जिम्मेदारियों में बहुत ज्यादा खरा नहीं उतरा। ऐसे लोग कहें कि हमको एक बार मौका दीजिए, हमको एक बार मौका दीजिए, बार बार मौका दे रहे हैं। और मौका मिलने के बाद जिस तरह का डेडिकेशन दिखाना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, वैश्विक संस्थान को, उस तरह का डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहा है। इसके पीछे इसकी भी गलती नहीं, इसके पीछे जो है उन देशों का हाथ है जो इसको कठपुतली की तरह से चलाते हैं कि तुम कठपुतली हो,
हम कहे डांस करो तो डांस कर दो, हम कहे रुक जाओ तो रुक जाओ, स्टॉप। ये है मामला। असफलता के पीछे अगर आप देखें, शस्त्रीकरण की जो पूरी दुनिया में होड़ चल रही है उसको ये रोक नहीं पा। शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण की होड़ को रोक नहीं पाया है। क्या है शस्त्रीकरण? मतलब वेपन्स, नए नए वेपन्स, पूरा हथियारों का जमावड़ा, नए नए हम ये वाला हथियार लेकर आएंगे, हम ये हथियार लेकर आएंगे, ऐसे नहीं ऐसे लड़ेंगे, एंटीडोम लाएंगे, ये वाली मिसाइल लाएंगे, ऐसे मार देंगे। और उसका पूरा ऐड भी हो रहा है। अब जहां खतरा होगा कहेगा भैया हमको 3 मिसाइल दो, हमको फटाफट दो। खाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन हम जो मिसाइल खरीद लेंगे। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हमास ने 5,000 जो रॉकेट जो दागे हैं, 5,000 रॉकेट एक साथ धड़ 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 बिजली की तरह। शस्त्रीकरण की हो, मतलब जो शस्त्रीकरण है, हथियारों पे जो रोक लगनी चाहिए थी वैश्विक आधार पे। हथियार रहेगा, मान लीजिए तुम्हारे पास भी हथियार, मेरे पास भी हथियार है, तुम नाराज हो गए, मैं नाराज हो गया, तो गोली चली जाएगी। क्या बिहार में चल नहीं रही है? यूपी में चल नहीं रही है? अभी नहीं रहे तो हाथापाई होगी, उसके बाद मारपीट होकर निकल देंगे आप, वो अलग निकल लेगा। और बंदूक रहेगी तो दोनों गोली एक दूसरे को मार लेंगे। ये काम, ये हथियार, ये हथियार। इसके अलावा गरीब और अमीर देशों के बीच में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान नहीं कर। अगर आप कहें विकासशील, विकासशील और विकसित देशों के मुद्दों का समाधान नहीं निकल पा रहा, नहीं निकल पा रहा। इसका मतलब क्या है साहब? अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण कौन करता है? विकसित देश। ठीक, जो विकसित देश हैं, जो भी आप जानते। अब क्या हो रहा है? हम सारे एग्रीमेंट करते हैं कि पर्यावरण का रक्षण होना चाहिए, विकासशील देशा जो जो देश है उनके नेता पहुंचे और तुम लोग को सबको कार्बन उत्सर्जन बहुत कम करना है, हम बहुत पैसा देंगे, तुम कार्बन उत्सर्जन कम करो, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी देंगे, हम पैसा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पैसा मिला ही नहीं, पैसा मिला ही नहीं। हम उत्सर्जन भी कम कर दें, आप कुछ मत करिए। तो एक भेदभावपूर्ण वाली दुनिया है। जो विकास कर रहा है वो और विकास करता जा रहा है। जो 70 साल जिसको आजादी को हुआ ही, वो कितना विकास कर पाया है? अभी से ही नकेल लग गई कि नहीं इतना कार्बन उत्सर्जन नहीं करना है तुम। आप 200 साल से कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। आप समझिए, कार्बन जो जो क्रेडिट है वो क्या है? वो यही चीज है कि आपने जितना कार्बन का कम उत्सर्जन किया, जो ज्यादा उत्सर्जन करेगा वो आपको उसके बदले पैसा देगा। लेकिन जो विकसित देश हैं नॉर्थ के, वो वादा तो कर देते हैं मंच पे, लेकिन उसके बाद निभाते नहीं, निभाना नहीं आता। निभाने में गोलमोल बातें करते, क्योंकि पैसा देना पड़ता है। तो ना तकनीक दोगे, ना पैसा दोगे, और फिर कहोगे धरती डूब रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये समझ, यहां ये भी समझना है। इसके अलावा समुद्र में जो संपत्ति, उसका दोहन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? समुद्री संपत्ति का दोहन, सी प्रॉपर्टी, जो समुद्र में अपार संपदा है उसका दोहन कौन कर रहा है? जानते हैं, जिसके पास जहाज है, जंगी बेड़ा है, जिसके लोग घूम रहे हैं वही करेंगे। दूसरा जाएगा मार पीट के भगा देंगे और आपका जहाज भी खड़ा करा लेंगे वहां। समुद्री संपत्ति का दोहन, इसमें भी जो नॉर्थ के जो देश हैं वही है यहां पर हावी। इसके अलावा
नई इकोनॉमिकल ऑर्डर की बात हो रही, नई अर्थव्यवस्था, दुनिया में नई वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात। और नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के इंजन भी लगेंगे। भारत नई इकोनॉमिकल जो ऑर्डर की व्यवस्था है उसमें एक बड़ा की मेंबर है, इसीलिए भारत की पूछ हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति आ जा रहे, G20 को आपने इतना भव्य बना दिया, नहीं बना दिया। भारत बहुत बड़ा मार्केट है, पूंजीवाद के लिए बहुत बड़ा एक जो सेंटर पॉइंट है। चाइना अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, तो एक और सेंटर पॉइंट यहां पर उठना चाहिए, इसलिए भारत को उठाया जा रहा है। तो ये भी समझना पड़ेगा आपको। तो ये चीज इन सारे एंगल्स पे देख रहे हैं तो हमें यूनाइटेड नेशन सफल तो नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात, इसको असफलता क्यों मिलती है? क्योंकि इस पे जो लोग फंडिंग करते हैं, जो देश फंडिंग करते हैं, वो देश अपने संकीर्ण लिमिटेड जो उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं केवल उस पे सोचते हैं, वो वैश्विक पैरामीटर पे सोचने। जो वर्ल्ड लेवल का पैरामीटर है, विश्व मानवता कल्याण, लोगों की भलाई, ये सब बातें सोच ही नहीं पाते। कोई कितनी भी महानता बताए, जब अपने पे बात आती है तो फिर वहीं पे वो फैल जाता है। लाख शिक्षा आप देते हो, शिक्षा देने से काम नहीं चलेगा। इसकी असफलता के पीछे ये भी एक बड़ा कि जो देश इसको फंडिंग करते हैं वो देश इसको न्यूट्रल नहीं होने देते। दूसरी बात, इसकी कोई अपनी कार्यपालिका अगर आप देखें तो कार्यपालिका की शक्ति नहीं, ये कैसे काम करेगा, इसलिए भी असफल है। इसके अलावा अगर आप देखें इंडिपेंडेंट कोई इसका जो फाइनेंशियल सिस्टम नहीं, कोई भी पैसा निकलेगा तो P5 के जो देश हैं वो जब तक सहमति नहीं देते तब तक पैसा नहीं निकलेगा। क्या ही कर पाओगे आप? हम मानवता कल्याण की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जब आप कुछ कर नहीं पाओगे तो क्या? ये समस्या। और इसके अलावा बड़े राष्ट्रों का वैसा सहयोग नहीं मिलता जैसा सहयोग। इसके अलावा P5 का एक मेंबर इसको संदेह की निगाह से देख तो लगता है यूनाइटेड नेशन पश्चिम के देशों की ज्यादा वकालत करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कई बार भारत के मुद्दे पर भी यूनाइटेड जो इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत शुरू में हमारे पक्ष में भी, ये समझना पड़ेगा कि भारत को लेकर कई बार रूस हमारे साथ, सोवियत संघ हमारे साथ, लेकिन उसके बाद भी क्या कुछ उपलब्धियां हैं? ये तो हो गई, लिमिटेशन है, लेकिन उपलब्धियां भी कुछ होंगी, अचीवमेंट कुछ है क्या? उपलब्धियां यूनाइटेड नेशन की उपलब्धियां क्या है? क्या उपलब्धि हो? कुछ भी कहो, लेकिन इसने एक एनवायरमेंट सा क्रिएट किया है कि विश्व में शांति की बात होनी चाहिए। आज जो अभी हम आपसे ये बात कर पा रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि एक बात रखी गई है, विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए प्रयास होना चाहिए, ये बात ये कह रहा है। इसने जो प्रयास भी किए निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में, लेकिन भले ही वो प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन इसने वैश्विक मंच से बोला कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए, हथियारों की होड़ बंद होनी, मानवाधिकार की रक्षा के लिए बहुत सारे जो कदम उठाने का प्रयास किया। अगर आप देखें इस संस्था के द्वारा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास हुए, मानवता के कल्याण के लिए प्रयास हुए, कल्याण के लिए प्रयास हुए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो, इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय भावना, विश्व स्तर पे एक कि हम सब एक हैं, वी आर द फैमिली, एक अंतरराष्ट्रीय भावना,
एक अंतरराष्ट्रीय भावना, एक अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास किसके द्वारा किया गया, और क्या किया गया इसके द्वारा? हाँ, एक ये बात रखी गई कि भाई एक ऐसा पूरा विश्व हो जहां अंतरराष्ट्रीय जो विधान हो, कानूनों के अनुसार पूरा विश्व चले, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार। कानूनों के आधार पर वैश्विक व्यवस्था चले। आप जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो पुतिन के खिलाफ एक जो वारंट निकाल रखा है, इसीलिए बहुत सारी बैठकों में वो शामिल नहीं हो पाए। आप सोचिए इस बात को, वो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी। क्या दुनिया में केवल जो पुतिन ही गलत हैं, और भी तो लोग गलत हैं? तो जो व्यवस्थाएं हो वो न्याय संगत हो तो वो संस्थान अपनी विश्वसनीयता बना के रख पाएगा, ये चीज आपको दिखेगी। इसके अलावा कई सामाजिक आर्थिक कार्य किए जिससे इस विश्व में जो शांति और सुरक्षा की बात रखी। लेकिन अभी इसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां बची। वर्तमान में अगर आप देखें, अभी इस समय आज की दुनिया में बहुत सारी चुनौती वर्तमान में। वर्तमान में कई बड़ी चुनौतियां। पहली तो आपको दिखाई दे रही होगी और यूक्रेन के संघर्ष, है ना। अगर आपके सामने दूसरी बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, वैश्विक आतंकवाद। इसके अलावा क्या है, पर्यावरण का मुद्दा। है कि नहीं, बोलो, ये सारे मुद्दे हैं इसके सामने। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा। जैसे ईरान पे अगर आप देखेंगे जो प्रतिबंध लगाए गए, वो ये कहता है कि हम शांति कार्यों के लिए अपने यहाँ परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं। अमेरिका कहता है नहीं। अब एक बात आप बताइए कि अगर आप कोई कार्यक्रम चलाते हैं, चूंकि आप परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, तो आपकी बात जस्टिफाई है। और अगर कोई और देश अगर अपने यहाँ जो शांति के लिए भी परमाणु के जो कार्यक्रम चलाएगा, जो शांतिपूर्ण देशों के लिए, तो उसके ऊपर सारे प्रतिबंध लगा दिए जाए। ये समस्या है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जितने विकासशील देश हैं उनको ये कहा जाता है, अविश्वास रखा जाता है कि वो परमाणु हथियारों का दुरुपयोग कर सकते हैं या उनके परमाणु कार्यक्रम को नहीं चलने दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि शक्ति जहां है वहीं पर रुकी रहे और शक्ति का विस्तार ना हो। शक्ति का और ज्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको दिखाई। इस संदर्भ में आपको यूनाइटेड नेशन को कि आप निर्धारण करिए कि यूनाइटेड नेशन कितना सफल हुआ। आज के लेक्चर में हमने यही देखा। क्या क्या देखा आज के लेक्चर में, बताओ। आज के लेक्चर में हमने एक बात तो ये देखी, पहली बात कि आपने यूनाइटेड नेशन के जो फंक्शन को समझा, स्थापित कैसे हुआ, किस जो परिस्थिति में इसका हुआ जन्म। दूसरी बात आपने समझा कि 1945 के बाद स्थापित होने के बाद आज 2023 तक इसने क्या डेवलपमेंट किया है और क्या अभी डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कैसे हो, किन किन मुद्दों पर इसको सहयोग करना है, किन किन मुद्दों पे यह आगे बढ़ रहा है, और आज दुनिया में अगर न्याय संगत व्यवस्था स्थापित करनी है तो यूनाइटेड नेशन कैसे अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
आज की क्लास में आपने इस बात को समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।